हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो 7वां चरण शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से 2023 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के लिए इतिहास से संबंधित यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आज से हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा और साइंस का अलग टेस्ट लिया जाएगा। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ चूंकि बीपीएससी यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में अब तक जितने भी प्रश्न जो है बिहार के इतिहास से पूछे गए हैं उनको मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो 7th 5th शिक्षक बहाली होनी है 2023 में बीपीएससी के माध्यम से, उसके लिए आज हमारा यह हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का टेस्ट नंबर 1 है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है ये 40 है और ये 40 प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से है। चूँकि एग्ज़ाम जो है 7th 5th शिक्षक बहाली का यह बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा और यही बीपीएससी का हूबहू पैटर्न है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको कहीं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा की क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम मैं आपको 30 मिनट में सारे कुछ कवर करवा दूंगा। जो आप 2 घंटे में कवर करते हैं दूसरे जगह, यहाँ पर मैं आपको मात्र 30 मिनट में पूरी डिटेल में कवर करवा दूंगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो यह सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितनी है तो टोटल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें टोटल कितने मंडल हैं अगर पूछा जाए तो टोटल इसमें 10 मंडल हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह सोम को समर्पित है। सोम जो है फ्रेंड्स, यह आर्यों के जो पेय पदार्थ है उसी के यह देवता हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अच्छा, ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा और यहीं से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो लोथल था यह हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो फ्रेंड्स यह शासक जो था, यह शासक कौन था तो यह उदयन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उदयन जो था यह हर्यंक वंश का शासक था। हर्यंक वंश याद रखेंगे, किस वंश का? हर्यंक वंश का शासक था उदयन। और इसी ने जो है सर्वप्रथम गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। क्लियर है। और राजगृह से पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया उदयन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शहर में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डचों ने जो है पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। 1632 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बिल्कुल जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी पर आधारित हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे। और देखिए, मैं आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डेली टेस्ट लेकर आऊँगा। आज हमारा हिस्ट्री हो गया, नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी हो जाएगा,
फिर आपको पॉलिटी मिल जाएगा, और साइंस में भी हम लोग इसी प्रकार से टेस्ट को कवर करते चलेंगे, ताकि बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आपका तैयारी हो जाए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में जो हुआ, ये कौन हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया हुआ था, और यह 1505 में भारत पहुंचा था। तो आपका अल्मीड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? अब यहाँ पर देखिएगा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने 1562 में, ध्यान देंगे, 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अकबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधी था। दीवाने अर्ज जो था, यह सल्तनत काल का एक सैन्य विभाग था। ठीक है, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो करेक्ट आंसर इसका रक्षा विभाग से। ठीक है, और इस विभाग की स्थापना बलवन ने किया था। बलवन ने किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ध्यान रखना आपको। और इसकी स्थापना जो है 1828 में किया गया था। 1828 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, और यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, ये कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। क्लियर है, कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, साथ ही साथ भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, इतने सारे नामों से इनको जाना जाता है, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए यहाँ पर जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये प्रयास जो है किसने किया था? तो 1908 में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। 1908 बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया, और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। 1908 राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है विशाख दत्त ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो था यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था। हर्षवर्धन के समय हेनस्वांग आया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, याद रखेंगे। अच्छा, लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न कर लेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय पूछा गया, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। अगर आपसे सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट हो जाती,
इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और प्रथम भारतीय पूछा गया है तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगा। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी की अध्यक्षता किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों यानी कि नील किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो देखिए फ्रेंड्स, यह आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल जी ने। राजकुमार शुक्ल जी जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किया था। उन्होंने यहाँ के जो इंडिगो किसान थे, नील किसान थे, उनकी दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था। तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। और इन्हीं के बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए थे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो ये प्रमुख व्यक्तित्व जो है उनका नाम याद रखना है जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। चंपारण आंदोलन 1917 आपको याद रखना है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और इससे संबंधित व्यक्तित्व जो थे ये राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको प्रसिद्धि मिली थी, याद रखेंगे आप लोग। और इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1923 में असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको, मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक प्रश्न हर टेस्ट में आपसे मैं पूछूंगा। चलो उसके बाद देखिए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो हुआ था ये गया में हुआ था और ये बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। पहला अधिवेशन जो हुआ था ये बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। और ये जो गया में हुआ था इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? अब यहाँ पर आपको क्रम से याद रखना, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। याद आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? 1930 से करना है। ठीक है, पहला जैसे ही आएगा तो आप पहला में 1 न लगा करके 0 लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना आपको। तो यहाँ पर पूछेगा 1932 में, तो ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। क्लियर है? और देखिए गांधी जी ने हिस्सा किसमें लिया था? तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था, इसी में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने हिस्सा लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? 5 मार्च 1931 को, ये डेट आपको याद रखना है, साथ ही साथ यह सन भी याद रखना है 1931। ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये अध्यक्ष जो चुने गए थे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। ठीक है, ये हुमायूं की सौतेली बहन थी, याद रखना है आपको, और बाबर की पुत्री थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की जो राजधानी थी फ्रेंड्स ये कहाँ थी? तो ये रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। उसके बाद देखिए इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? चौथा बौद्ध संगति जो है, टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय, कहाँ पर? तो राजगृह में। दूसरा कालाशोक के समय वैशाली में। तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में। और चौथा पूछा गया है तो ये कनिष्क के समय में कुंडलवल कश्मीर में हुआ था।
याद रखेंगे। और इसी जो बौद्ध संगति थी चौथी, इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। चलिए, और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था, और इसके जो उपाध्यक्ष थे ये अश्वघोष थे, चतुर्थ बौद्ध संगति का। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद जो है यह राज्य किया था कण्व वंश ने। शुंग वंश का आखिरी राजा था देवभूति। कौन था? देवभूति। ठीक है, देवभूति। इसकी हत्या जो है उसके अमात्य वासुदेव ने कर दिया, और वासुदेव ने जो है कण्व वंश की स्थापना किया था, तो ये कण्व वंश हो जाएगा। अष्टप्रधान का गठन जो है किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जो है यह किया था शिवाजी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, और इसमें जो पेशवा का पद था वो सबसे महत्वपूर्ण पद था। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा शिवाजी ने। और अष्ट दिग्गज है एक, यहाँ मैं लिखता हूँ अष्ट दिग्गज। ठीक है, पूछेगा कि इसका गठन किसने किया था, तो ये कृष्णदेव राय के समय में 8 महान तेलुगु कवि थे तेलुगु साहित्य के, जिनको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो फ्रेंड्स यह व्यवस्था जो थी यह वैशाली में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, वैशाली में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था यह मगध महाजनपद था। और 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी जो है यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अंगुत्तर निकाय दिया गया। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, आपको याद रखना है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे ये नान्यदेव थे। नान्यदेव थे। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था, सिमरावगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, और कर्नाट वंश का जो शासनकाल था इसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो राइट आंसर नान्यदेव हो जाएगा, राजधानी सिमरावगढ़ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जो आखिरी शासक था ये कौन थे? तो हरि सिंह देव थे, हरि सिंह देव। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन, शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, और मयूर सिंहासन और कोहिनूर वगैरह लेकर के वह ईरान चला गया था। तो यह आपका मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स ये वीर कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो षड्यंत्र की संज्ञा जो है यह सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये रचना किया है किसने? तो दयानंद सरस्वती का विचार है इसमें, दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, याद रखेंगे। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसी ने 1829 में नियम, याद रखेंगे, नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, चलिए, राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। विलियम बेंटिक राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो अभी मैंने आपको बताया आर्य समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। तो फ्रेंड्स ये 40 प्रश्न हमने कवर करा दिया। आपको कैसा लगा है आज का सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।